हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10th की एक और चैप्टर पैरेलल में लेकर के चलेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि कुछ स्कूलों में पहले लाइट से स्टार्ट होता है और कुछ स्कूलों में पहले इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम दोनों चैप्टर पैरेलल में लेकर चलने वाले हैं। तो आज हम क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपको पता है कि जैसे हमारे होम, इंडस्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सब में बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं हो सकता है। तो एक टर्म बार बार हमारे जेहन में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार हैं। आप पेन और कॉपी लेकर के आराम से बैठिए। और एक बात और कि अभी यहाँ पर हम लोग ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाते हैं, इसलिए प्लीज़ जब आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और साथ साथ उसे नोट करेंगे तो आप ज़रूर पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ पाएंगे। आपकी एक नोट्स भी बनती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो अभी हम उस पर एक आध दो लेक्चर के बाद आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है तो हम पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट होता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसके मूल भावना है, जो इसकी बेसिक है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्या है ये इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए शुरू करते हैं। इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। which gives the force of attraction or repulsion to another body। आप इसको साथ में लिखेंगे भी तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। अब आइए जो हमने लिखा है उसको समझते हैं। हमने अभी आपको लिखाया कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मैटर आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ जिसके पास वॉल्यूम हो और उसके पास मटेरियल हो। तो अगर वॉल्यूम रहेगा तो वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इसका मतलब कि मैटर है। मैटर का जैसे एग्जांपल ये है कि आपकी पेन हुई, पेंसिल हुई, टेबल हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, बहुत ढेर सारे, ये सब मैटर का एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो इन्हीं मैटर में होती है। सपोज़ करिए कि ये एक मैटर है
और आपको पता है, मान लीजिए कि ये जो मैटर है ये रेड कलर का है, रेड कलर का है ये मैटर। अब ये मैटर जो रेड कलर का है तो इसका मतलब इस मैटर की एक प्रॉपर्टी रेड कलर होना भी है, या ये क्यूब टाइप का है, या ये सॉलिड है। कहने का मतलब इस मैटर की ढेर सारी प्रॉपर्टी हैं, जितना आप देख सकते हैं आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए ये मैटर है, रेड कलर का है, क्यूब नुमा है, सॉलिड है, लाइक दैट और भी ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही इस मैटर के पास एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है चार्ज। अब ये प्रॉपर्टी कैसे पहचानी जाती है इसको आप ध्यान से सुनिए। जैसे अगर मेरे पास कोई एक मैटर है तो इस मैटर का कलर, इस समय आप देख रहे होंगे कि ये इसका कलर मान लीजिए ब्लू कलर का है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये ब्लू कलर का है, क्यूब है, सॉलिड है। तो इस मैटर की एक प्रॉपर्टी है ये ब्लू है। ये आपने कैसे पहचाना? तो आपने कहा देख करके। मैं कहूँ कि ये क्यूब जैसा दिखता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, ये आपने कैसे पहचाना? तो आप कहेंगे कि देख करके। ये मैटर एक सॉलिड है, आपने इसको कैसे पहचाना? तो आप कहेंगे कि इसको टच करके, देख करके, अगर इसमें हार्डनेस है तो इसका मतलब कि ये कैसा है, इसका मतलब कि ये सॉलिड है। तो ऐसे ही बात अब ये आती है कि इसी मैटर के पास एक प्रॉपर्टी और भी हो सकती है और जिसका नाम है चार्ज। अब ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी आखिर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसके पास भी चार्ज की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो इसका सीधा आंसर ये है कि अगर ये वाला मैटर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर ये अट्रैक्ट कर ले या उसको रिपल कर ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के पास चार्ज जैसी प्रॉपर्टी है। फिर से सुनिए इस बात को। सपोज़ करिए कि आपके पास एक कॉम्ब है, कंघी। अच्छा, आप जानते हैं ये मैटर है। मान लीजिए कि ये कॉम्ब ब्लू कलर की है। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये बाल बनाने के काम आती है। कंघी अगर हमको करना हो तो उसके काम आती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब हमको ये चेक करना है कि क्या इस कॉम्ब के पास चार्ज जैसी प्रॉपर्टी है। तो आप एक काम करेंगे, इस कॉम्ब को आप किसी दूसरे मैटर के पास ले जाएंगे। अगर ये इस दूसरे मैटर को अट्रैक्ट या रिपल करे तो आप कहेंगे कि जी हाँ, इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है चार्ज। अब जैसे ये सब तो आपने बहुत किया होगा कि अगर आपने देखा होगा कि आप एक कंघी लेते हैं और वो कंघी घर में वैसी ही रखी थी, आप इस कंघी को एक छोटे से कागज़ के टुकड़े के पास ले गए, आप इसको ले गए, तो आपने देखा इस कंघी ने इस कागज़ के टुकड़े को ना तो अट्रैक्ट किया और ना ही रिपल किया। तो इसका मतलब ये है कि इस कंघी के पास और ढेर सारी प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसके पास चार्ज नहीं है। लेकिन सपोज़ करिए जब आप इसी कंघी से अपना बाल बना लेते हैं और अचानक आप इसको फिर से कागज़ के छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि ये जो कंघी है वो इस छोटे से कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कर ले रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस कंघी के पास, इस कॉम्ब के पास एक प्रॉपर्टी आ गई जिसका नाम है चार्ज, जिसका नाम है चार्ज। अब इस चार्ज को हम लोग समझते हैं कि आखिर किसी बॉडी के पास चार्ज आता कैसे है। अगली बात हमको इम्पोर्टेंट ये समझनी है, हाउ टू गेट ए चार्ज ऑन ए बॉडी। आखिर किसी बॉडी के पास ये चार्ज आता कैसे है। तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट मेथड हैं, लेकिन हमें उन तीनों में से सिर्फ एक पर ही चर्चा करनी है, बाकी 2 आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि उसमें से जो हमें पढ़ना है। वैसे हम आपको इसका नाम बता दे रहे हैं। तो चार्ज करने के 3 मेथड हैं। पहला फ्रिक्शनल मेथड, यही हमें पढ़ना है। दूसरा कांटेक्ट मेथड, कांटेक्ट मेथड। और तीसरा इंडक्शन मेथड, तीसरा इंडक्शन मेथड। तो ये 3 मेथड हैं, लेकिन इन तीनों मेथड में से हमें सिर्फ पहले पर ही चर्चा करनी है क्लास 10th के लेवल पर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, कैसे किसी बॉडी पर चार्ज आता है, किसी बॉडी पर, किसी मैटर पर, किसी मटेरियल पर आखिर चार्ज कैसे आता है। सपोज करिए कि मेरे पास एक मैटर है। हम इसके बेसिक में चलते हैं, आखिर चार्ज आता कैसे। मान लीजिए कि मेरे पास एक मैटर है। आपको पता है अगर हम इस मैटर को ब्रेक करें छोटे छोटे पार्ट में, तो इसका मतलब ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि चलिए ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो गया इसका। अब इस मॉलिक्यूल को भी हमने छोटे छोटे पार्ट में क्या किया, ब्रेक किया। तो मान लीजिए कि हमने इसको और छोटे पार्ट में ब्रेक किया, तो ये इसका एटम हो गया, ये इसका क्या हो गया, एटम। अब आपने जैसे क्लास 9th में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, तो हमको यहीं से शुरुआत करनी है, एटम से। अब हम इस एटम को पकड़ करके यहाँ ले आए। आपको पता है एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और आपको ये भी पता है कि जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल टाइप का माना गया है, वो स्फेरिकल जैसा होता है। कौन, एटम। एटम एटम देखने में कैसा होता है, स्फेरिकल। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई एक एटम है, जैसे कि मैंने लिया कोई एक एटम है ये, और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसकी जो मैं बना रहा हूँ ये सब इसकी सेल है, सेल। तो आपको पता है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो सेल्स होती हैं, सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं सेल में। अब एक बात आप इसको ध्यान से ये सुनना है कि अब आप यहाँ से एक लॉजिक बिल्डअप करिए। आपको पता है कि ये कोई एटम है, ये कोई क्या है, एटम है।
अब एटम के सबसे अंदर यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ है। एटम के सबसे अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ है। लेकिन आउटर मोस्ट पर इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट पर क्या बैठा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कुछ करना पड़ा इसके साथ, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो इलेक्ट्रॉन के साथ होने वाला है। प्रोटॉन तो यहाँ पर सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, तो इसका नुकसान सबसे कम होने वाला है। मैं ये क्या बात बोल रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ कि इसी थ्योरी से ही आपको ये पता चलेगा कि आखिर कोई बॉडी चार्ज कब एक्वायर करती है। अब सपोज़ करिए कि मैंने एक मैटर लिया, ये मैंने दूसरा मैटर लिया, ये। अब ये बात आप भूलेंगे नहीं कि आप जान रहे हैं ये भी मैटर है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये वाला भी मैटर है, ये वाला भी मैटर है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे आउटर में है, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर में है। अगर मान लीजिए हम इन दोनों मटेरियल को आपस में रब करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ करके आपस में इसको रगड़ते हैं, तो रगड़ने में ये बात पक्का है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ ग्रिपिंग तो बनेगी ही, कुछ ना कुछ तो ग्रिपिंग बनेगी ही। और ग्रिपिंग बनने के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान या सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट या सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो आप कहेंगे ये इसके इलेक्ट्रॉन पर और इसके इलेक्ट्रॉन पर, इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन पर ही ये प्रभाव पड़ने वाला है। तो हो सकता है, संभावना है, क्या हो सकता है कि सपोज़ करिए कि मैंने इनको रगड़ा आपस में, मैंने इनको आपस में रगड़ा। जब आपस में रगड़ा तो हो सकता है, क्या पता कि इसका इलेक्ट्रॉन टूट करके, जो यहाँ आउटर में है, क्या पता इसका इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ चला जाए। या ये भी हो सकता है कि उसी दौरान इसका इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ जा सकता है। ये दोनों संभावना है। हाँ, ये बात पक्की है कि अगर मान लीजिए इसका टूट करके इसका इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ जा रहा है, तो यह हो सकता है कि ये वाला टूट करके चला जाए, या हो सकता है कि यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन यहाँ टूट करके चला जाए। तो इसकी को हम लोग बोलते हैं कि मैंने इसको आपस में रगड़ा। रगड़ने का मतलब मैंने इसको आपस में रबिंग किया। क्या किया? रबिंग किया। या इसी को हम बोल सकते हैं मैंने इसको आपस में फ्रिक्शन किया। क्या किया? फ्रिक्शन किया, रब किया, फ्रिक्शन किया। तो फ्रिक्शन करने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गया। कैसे? इसको फिर से हम लोग समझते हैं। आइए इसको देखते हैं, फिर से सुनिए। सपोज़ करिए कि मेरे पास ये बॉडी थी और मेरे पास दूसरी बॉडी थी। अब एक बात, अभी मैं आपको ये ऐसा बोल रहा हूँ, आपको अभी इसको सुनना है, फिर बाद में इसको हम समझाते हैं आपको। सपोज़ करिए इस वाले के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। पहले बराबर बराबर ही रहता है, अभी रब करने से पहले। अच्छा, इस वाले के पास सपोज़ करिए कि 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। अभी आपको ये सपोज़ करना है। तो जब मान लीजिए मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ा, तो इसको आप ऐसे ही सपोज़ करिए। मान लीजिए
कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला गया। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन निकला है, प्रोटॉन नहीं निकला है, क्योंकि प्रोटॉन तो बहुत अंदर है, प्रोटॉन बहुत अंदर है। एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला गया। तो आप बताइए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? तो आप कहेंगे पहले 11 था, अब तो यहाँ 10 हो गया। अच्छा बताइए यहाँ प्रोटॉन, अरे प्रोटॉन का कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो अंदर है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 11 प्रोटॉन ही थे। अच्छा यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर 10 से 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन तो 10। अच्छा अब एक बात आपको यहाँ पहले थोड़ी सी ये बात आपको जाननी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज माना गया है। अभी ये सब हम आते हैं आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना गया है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इधर देखिए, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ गया तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव की संख्या ज़्यादा हो गई। तो आप कहेंगे कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया 10, प्रोटॉन 11 ही रहा। तो इसका मतलब माइनस वाला ज़्यादा है कि प्लस वाला? तो आप कहेंगे प्लस वाला, इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। फिर से सुनिए इसको। मेरे पास दो बॉडी है, 1 2। अभी मैंने इन दोनों बॉडी को आपस में रब नहीं किया है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि पहले इस पर जितना भी इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, और इस पर भी जितना इलेक्ट्रॉन है उस पर प्रोटॉन है, उतना ही प्रोटॉन है। अगर मान लीजिए कि इस पर 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 प्रोटॉन है, इस पर अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 प्रोटॉन है। ये सब फ्रिक्शन से पहले। अच्छा, अब मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया। रगड़ने से मान लीजिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और निकल करके वो यहाँ चला गया। तो आप इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हैं कि अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पहुँचा है तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया मतलब निगेटिव कम हो गया। पहले दोनों बराबर थे, मतलब ज़्यादा कौन हो गया? तो आप कहेंगे पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहले बराबर था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज़्यादा हो गया का मतलब है माइनस पार्ट ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ निगेटिव साइन आया। तो आपको एक बात समझ में ये आई कि अगर दो बॉडी है, अगर सपोज़ करिए यहाँ रगड़ने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाता है वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे वहाँ पॉजिटिव हावी हो जाएगा और उस पर साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के गिरता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, मतलब निगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पॉजिटिव, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है मतलब निगेटिव। थैंक यू।